क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। अब हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्यापारी और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ा। अब हम नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ साम्राज्य जैसे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, फिर जो दक्षिणी भारत के जो शासक हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ प्रशस्ति के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली प्रशस्ति क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। अभिलेख आपको पता है धातु या कोई भी कठोर सतह है उस पर जो उत्कीर्ण किया गया लेख जो होता है वो अभिलेख होता है। तो एक जो प्रशंसा के भाव में कहा गया जो एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है वो प्रशस्ति कहते हैं। तो इसी तरीके से इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख मिला हुआ है। क्या होता था कि जो अभिलेख होते थे वो बनवाया अशोक ने है, मौर्य सम्राट जो थे, लेकिन बाद में अन्य राजा भी अपने अभिलेख उस अभिलेख पर अपने लेख लिखवा देते थे। तो इसी तरीके से गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, उनके दरबारी कवि या मंत्री थे हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखवाई गई है, यानी उनकी प्रशंसा में एक लेख उस अशोक स्तंभ पर लिखवाया गया है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। और हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। जो समुद्रगुप्त था वो एक योद्धा होने के साथ ही म्यूज़िक का भी उन्हें काफ़ी शौक़ था। उन्हें सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए बताया गया है। ये इसमें डायग्राम भी दे रखा है। और हरिशेन द्वारा जो उनके दरबारी कवि और मंत्री थे वो 4 प्रकार के राजाओं पर समुद्रगुप्त का किस तरीके से नियंत्रण था, किस तरह की नीतियाँ वो अपने साम्राज्य में काम में लेते थे वो बताया गया है। सबसे पहले आर्यावर्त के जो 9 शासक थे, ये जो मैप है इसमें जो आर्यावर्त के जो 9 शासक थे जहाँ पे समुद्रगुप्त ने उन 9 शासकों को हराकर उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था समुद्रगुप्त का। तो उसमें जो कौन कौन से एरिया है, मथुरा है, कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है। फिर दक्षिणापथ के 12 शासक आए थे जो दूसरा जो उनका जो शासकों की प्रतिनिधि थी उसमें थे। दक्षिणापथ के 12 शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। फिर लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी, यानी उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने राज्य पे शासन करने की अनुमति दे दी थी। फिर आते हैं पड़ोसी देश आते हैं जो असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कोई भी अगर वो ऑर्डर देते समुद्रगुप्त तो उसका पालन करते थे और दरबार में अपनी उपस्थिति देते थे। चौथे जो थे वो बाहरी इलाके थे जो संभवतः कुषाण और शक वंश के थे, श्रीलंका के शासक थे। इन्होंने भी मतलब ये शक और कुषाण थे और इधर श्रीलंका के ये शासक भी थे। ये बाहरी जो इलाके थे तो इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी और उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करे। तो ये 4 प्रकार के जो राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ थीं। ये गुप्त वंश के जो राजा थे कुछ पर डायरेक्ट कंट्रोल था, कुछ पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन अधीनता सभी ने स्वीकार करी। तो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि आर्यावर्त और दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। तो उसका देखिए ये है कि आर्यावर्त के जो 9 शासक थे जिनके राज्य को समुद्रगुप्त द्वारा युद्ध में जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया गया, इन राज्यों पर संभवतः समुद्रगुप्त का सीधा नियंत्रण होता होगा और ये राज्य उसके साम्राज्य का एक अंग बन चुके थे। अतः राज्य संचालन की नीतियाँ नियम सभी एक से लागू होते थे। वहीं दक्षिणापथ के 12 शासक जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया था उन्हें समुद्रगुप्त ने अपने समक्ष अधीनता स्वीकार करने के पश्चात शासन करने की अनुमति दे दी। अतः वहाँ पर उन्हीं के शासकों द्वारा क्रियान्वित पूर्ववत यानी पहले जो प्रचलित स्थानीय नीतियाँ नियम जो चलती रही होंगी उन्हीं का बाद में भी पालन होता रहा होगा। और युद्ध जैसी स्थिति में या आवश्यकता पड़ने पर राजा के आदेश पर यानी समुद्रगुप्त के आदेश पर उन्हें अपनी सेना को समुद्रगुप्त के अधीन रखना पड़ता होगा और समय समय पर जो कर है या दरबार में उपस्थिति है वो समुद्रगुप्त के देनी पड़ती होगी। वो अपने राज्य के राजा थे लेकिन समुद्रगुप्त का ऑर्डर उन्हें फॉलो करना पड़ता होगा। वहीं जो आर्यावर्त है वो डायरेक्ट समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आ गया था। वहाँ के शासक अब किसी भी तरह के अपने शासन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। फिर है दक्षिणापथ के जो राज्य थे उसमें समुद्रगुप्त ने उन जो शासक थे जिन शासकों को जीता उन्हें शासन करने की अनुमति इसलिए दी होगी क्योंकि समुद्रगुप्त का सीधा नियंत्रण संभव ही नहीं था। बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत सुदूर प्रदेशों में थे। तो इसलिए उसने कहा कि भाई आप मेरी अधीनता तो स्वीकार करिए, मेरे ऑर्डर देने पर, मुझे आवश्यकता पड़ने पर आप दरबार में उपस्थिति दीजिए, लेकिन आप अपना शासन करते रहिए। ये एक बेसिक अंतर वहाँ रहा होगा आर्यावर्त और दक्षिणापथ के राज्यों के शासन के बीच में।
फिर वंशावलियाँ क्या होती हैं? वंशावलियाँ जब एक के बाद में एक जो राजा बनते हैं उनकी जो एक जानकारी होती है वो वंशावली होती है। तो इसमें बताया गया जो गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के एक राजा हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? समुद्रगुप्त की जो माँ हैं वो कुमार देवी बताई गई हैं, जो लिच्छवी गण की थी। और गण हमने पढ़ा है, गण एक अलग तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। और जो समुद्रगुप्त के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त थे, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। और समुद्रगुप्त द्वारा भी ये उपाधि धारित की गई, उन्होंने भी इस उपाधि को अपनाया। और जो कवि हरिसेन ने अशोक स्तंभ पर जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखवाई है, उस प्रशस्ति में उनके दादा परदादा का भी महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। यानी दादा परदादा महाराजा के रूप में है और पिता और समुद्रगुप्त महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। धीरे धीरे ये लोग जहाँ शासन करते होंगे वो जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया और एक साम्राज्य का उसने रूप ले लिया। समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी भारत के जो सैन्य अभियान में इन्होंने अंतिम शक शासक थे उन्हें परास्त करा और शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा 58 ईसा पूर्व यानी लगभग 2058 वर्ष पहले एक विक्रम संवत की स्थापना की गई और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। यानी समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। फिर ये समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जो कि 1700 साल पहले गुप्त वंश के जो शासक थे। फिर हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है कि इसी तरीके के एक महत्वपूर्ण शासक राजा हर्षवर्धन भी हुए। 1400 साल पहले उनका शासनकाल माना जाता है और उनके बारे में ये जो हमें जानकारियाँ हैं समुद्रगुप्त के बारे में है, राजा हर्षवर्धन के बारे में है, ये कहीं ना कहीं कोई पुस्तकों में या किसी अभिलेखों में जो लेख हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो इसी तरीके से राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी हुई राजा हर्षवर्धन की एक जीवनी है जिसे हर्षचरित कहा गया है, उससे हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन एक शासक थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। जो चीनी तीर्थयात्री थे श्वेन त्सांग, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो 1400 साल पहले इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे और इनके जो शासन के केंद्र थे वो थानेसर था, कन्नौज था, बंगाल था, मगध था। थानेसर पे इन्होंने शासन किया था। कन्नौज इनकी बहनोई के मरने के पश्चात इन्होंने कन्नौज पर शासन किया, फिर बंगाल मगध को इन्होंने जीता। तो ये इनके सत्ता के केंद्र थे। फिर राजा हर्षवर्धन द्वारा नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर जाने वाले जो स्थान थे उनको भी जीतने का प्रयास किया गया, परंतु चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उन्हें रोक दिया गया। यानी जो चालुक्य नरेश हैं और राजा हर्षवर्धन है, इनकी टाइमलाइन लगभग सेम है, यानी 1400 साल पहले के आसपास ये शासक रहे होंगे। फिर बाद में बताया गया है कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, बेसिकली हम प्रशस्तियाँ पुस्तकों इनके बारे में पढ़ रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वहाँ पर जो उनके कवि हरिसेन द्वारा जो अभिलेख है वहाँ से पता चला है। हर्षवर्धन के बारे में हमें उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित जीवनी है वहाँ से पता चला है। इसी तरीके से पल्लव और चालुक्य वंशों के बारे में भी हमें उनकी प्रशस्तियों से पता चलता है। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है, यानी किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो कोई लेख है धातु या किसी भी कठोर सतह पर, वो प्रशस्ति कहलाता है। तो ये जो पल्लव और चालुक्य वंश थे ये दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। जो पल्लव जो राजवंश था वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ क्षेत्र था और वहीं जो चालुक्य वंश था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्य जो वंश था उसकी राजधानी ऐहोल थी, जो ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र भी था। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय हुआ जिसने राजा हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, और उनके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो ये हमने पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। पल्लव और जो चालुक्य वंश की जो सीमाएं थीं वो आपस में मिलती थी, तो जो सीमाओं पे अतिक्रमण के लिए इनमें आपस में युद्ध होता रहता था। तो इस वजह से ये जो दोनों शासन हैं पल्लव और चालुक्य वंश ये कमज़ोर होते गए और लास्ट में राष्ट्रकूट और चोल वंश जो नए जो वंश आए उनके द्वारा ये समाप्त कर दिए गए। फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? फिर वो चाहे गुप्त वंश की हो, चाहे हर्षवर्धन के टाइम की हो या पल्लव या चालुक्य वंश की हो, क्या मतलब प्रशासनिक व्यवस्था हुई उसके बारे में बताया गया है कि जो राजा थे उनका प्रशासन कैसे चलता था। सबसे पहले ये भूमि कर महत्वपूर्ण बना रहा।
जो फसल है, फसल पे जो कर है वो महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव ही होते थे अभी भी, लेकिन धीरे धीरे फिर कई बदलाव आने लग गए। अब जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक हो गए। जैसे कवि हरिसेन थे। कवि हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वो महादंड नायक थे, यानी मुख्य न्यायाधिकारी थे। अब वो अपने पिता की जगह पर थे, यानी ये जो पद था वो अब आनुवांशिक हो गया। अब आपकी योग्यता पे नहीं होता था, अब ये पद आनुवांशिक हो गया। फिर वहीं एक ही व्यक्ति कई पदों पे कार्य करता था। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि कवि हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ ही कुमारामात्य और संधि विग्रहिक भी थे। कुमारामात्य होते हैं महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक हैं युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी थे। तो ये एक कि पद आनुवंशिक हो गया और एक ही पद पे एक ही व्यक्ति कार्य करता था। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था में डिफरेंस बेसिकली आया। जो और स्थानीय जो प्रशासन था, लोकल गवर्नेंस थी, उसमें प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला हो गया। वो प्रमुख व्यक्तियों को क्या होता था, एक जैसे नगर श्रेष्ठी होता था, वो होता था मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्तवाह जो है वो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुली का मुख्य शिल्पकार होता था। कायस्थ जो है लिपिकों के प्रधान है। तो इस समय के साथ साथ ये कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि इनके द्वारा राजा के कमजोर होने की स्थिति में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। एक जो ये प्रशासनिक व्यवस्था में डिफरेंस आए, फिर सैन्य व्यवस्था में भी एक अंतर आने लगा। वो क्या अंतर था वो हम पढ़ेंगे। सामंत व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। क्या है वो देखते हैं कि अब जो राजा थे वो पहले की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, उसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। लेकिन अब राजा इस सेना के साथ साथ कुछ सेना नायक रखने लगे। सेना नायक कौन? जिनके पास अपनी एक सेना संख्या बल होता था, जो राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देता था। इन सेना नायकों को राजा नियमित वेतन नहीं देकर भूमि दान देता था, जिससे ये कर वसूल कर अपने सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो ये सेना नायक है ये सामंत कहलाए, और ये जो व्यवस्था है ये सामंत व्यवस्था कहलाई। तो ये एक नई प्रकार की सैन्य व्यवस्था इस काल में आई, और शासकों के दुर्बल होने की स्थिति में इन सामंतों द्वारा भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया जाता था। ये एक ड्रॉबैक इस चीज़ का रहा है, इस व्यवस्था का। फिर है दक्षिण के राज्यों में सभाएं, जो लोकल गवर्नेंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पल्लव शासन काल के बारे में बताया गया है कि उसके बारे में पल्लव शासन काल से जहाँ जानकारी मिलती है वहाँ से कई सभाओं की भी हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसा कहते हैं कि जो कुछ इलाके थे जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी थे, वो अपना एक संगठन बनाते थे, उस संगठन को सभा कहते थे। तो ये जो सभा थी, ब्राह्मण भूस्वामियों की जो संगठन की जो ये सभा थी, ये इसका कार्य था ये अपनी कुछ उप समितियाँ बनाती। इसके जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी के विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का कार्य आदि करते थे। मतलब एक उप समिति ने सिंचाई का कार्य संभाल लिया होगा, दूसरी ने खेती बाड़ी के विभिन्न काम, तीसरी ने मंदिर की देखरेख, सड़क निर्माण आदि काम संभाले होंगे। एक अन्य तरह की ग्राम सभा थी जिसे उर ग्राम सभा कहा जाता था, कि भी जिन इलाकों के भूस्वामी, जो जमीन के मालिक ब्राह्मण नहीं थे, कोई और होते थे, उन व्यक्तियों की जो सभा होती थी, संगठन था, वो उर नामक ग्राम सभा होता था। एक नगरम नामक एक संगठन और होता था, जो व्यापारियों का संगठन होता था, उसे नगरम नाम दिया गया है। ये सब हमें पल्लव शासन काल की जो जानकारी है वहाँ से इन स्थानीय सभाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर है कि उस ज़माने में आम लोगों की जनजीवन किस तरीके का रहा होगा, तो ये हमें पुस्तकों से पता चलता है। जो नाटक जो उस वक्त जो लिखे गए, फिर कालांतर में पीढ़ी दर पीढ़ी आए तो पता चला कि उस वक्त आम जनजीवन कैसा रहा होगा। तो नाटक और अन्य स्रोतों से आम जनजीवन की झलक मिलती है। तो एक प्रसिद्ध नाटककार कवि कालिदास हुए हैं, उन्होंने राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, काफ़ी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें उन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कथा है। तो इसमें इन्होंने राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण हैं उन्हें संस्कृत बोलते हुए बताया है, जबकि अन्य लोग व महिलाओं को प्राकृत भाषा बोलते हुए बताया गया है। तो इसमें इन्होंने गरीब इसी कहानी में जो ये नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो उस टाइम पे भी भ्रष्टाचार था, गरीबों को कैसे प्रताड़ित किया जाता था, वो सब इसके बारे में बताया गया है। और चीनी तीर्थयात्री फाशीन हैं जो करीब 1600 साल पहले आए, उन्होंने भी अछूत लोगों की दुर्गति के बारे में बताया कि अछूत लोगों को काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वो उनकी दुर्गति के बारे में काफ़ी बताया गया है। ये है। फिर वर्ल्ड में दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, तो इसमें ये बताया गया है कि अरब व्यापारी जो थे, और अरब व्यापारियों और वे नाविकों द्वारा भारत व यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो अरब में एक घुमक्कड़ कबीला था बेदुइन,
ये जो कबीला है ये भी एक व्यापारी होते थे जो ऊँटों पर आश्रित होते थे। तो अरब में ही लगभग 1400 साल पहले यानी लगभग 600 ईस्वी में एक पैगंबर मोहम्मद हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत करी, जिसमें इस इस्लाम धर्म में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया और अल्लाह के पश्चात जो सभी जो मनुष्य थे उन्हें समान माना गया। किसी भी जाति वाति या कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सभी समान हैं। और अगले 100 सालों के दौरान ही जो इस्लाम है वो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अब चूंकि अरब व्यापारियों का भारत से भी व्यापार होता था, तो उन्हीं व्यापारियों के साथ ये भारतीय उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों पर इस्लाम धर्म आया। जैसे कि ईसाई धर्म आया था, क्योंकि रोमन साम्राज्य और अरब व्यापारी और जो यूरोपियन हैं, यूनानी, उनसे व्यापार होता था, तो उन व्यापारियों के द्वारा ही ईसाई धर्म भारत आया था। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म भी भारत में अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया और अरब के सिपाहियों द्वारा सिंध पर करीब जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। 1300 साल पहले हमला करके सिंध को जीत लिया गया था। 1300 साल पहले यानी लगभग 700 ईस्वी में इसको जीत लिया गया था। थैंक यू।